जब भी हम दुनिया के बड़े बड़े अजूबों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? पिरामिड, ताजमहल, मतलब ऐसी इमारतें जिन्हें ईंट पत्थर जोड़ जोड़ कर बनाया गया है ना। लेकिन क्या हो अगर कोई अजूबा बनाया ही ना गया हो, बल्कि उसे एक पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर उसमें से निकाला गया हो। जी हाँ, आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी में उतरने वाले हैं। तो ये है वो अजूबा, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, यानी गुफा संख्या 16। अब इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसकी बनावट का तरीका है। इसे नीचे से ऊपर नहीं बनाया गया। कारीगरों ने सोचिए पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और ऊपर से नीचे की तरफ तराशते हुए चट्टान का एक एक टुकड़ा हटाकर इस पूरे के पूरे मंदिर को जैसे जिंदा कर दिया। अच्छा, इस कमाल की तकनीक को एक नाम दिया गया है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब जरा इसकी मुश्किल को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मतलब एक बार छेनी से चट्टान का कोई हिस्सा हट गया तो बस हट गया, उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। हर एक वार, हर एक चोट फाइनल थी। ये सिर्फ कारीगरी नहीं, ये तो गणित और इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम है जो आज भी हैरान कर देता है। और इसका साइज, वो तो बस दिमाग को सुन कर देता है। जरा अंदाजा लगाइए, 200 फीट से भी ज्यादा लंबी और 100 फीट ऊंची एक अकेली चट्टान को तराशकर ये मंदिर बनाया गया है। ये कोई इमारत नहीं, ये तो सचमुच पहाड़ के दिल से निकाली गई एक पूरी की पूरी कलाकृति है। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन लोग थे, किसके पास इतनी शक्ति, इतना पैसा और ऐसी दूर की सोच थी कि उन्होंने एक पहाड़ को ही तराशने का सपना देख लिया और उसे हकीकत में बदल भी दिया। ये कहानी सिर्फ पत्थर की नहीं, ये कहानी है उस ताकत की जिसने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और इस सवाल का जवाब है राष्ट्रकूट राजवंश। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कन्नड़ भाषी साम्राज्य था जिसने दक्कन के पठार पर राज किया। दरअसल चालुक्यों को हराने के बाद जब वो सत्ता में आए तो उन्हें अपनी ताकत और अपनी पहचान दुनिया को दिखानी थी, और इसके लिए उन्होंने कला और वास्तुकला को अपना जरिया बनाया। इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये राष्ट्रकूटों के विशाल साम्राज्य की गवाही देता है। अपनी राजधानी मान्यखेत से उन्होंने इतने बड़े इलाके पर हुकूमत की, और जब साम्राज्य में इतनी स्थिरता और दौलत हो तभी तो कैलाशनाथ मंदिर जैसे महा प्रोजेक्ट को शुरू करने का हौसला और पैसा आता है। चलिए इस टाइमलाइन से कहानी को थोड़ा और समझते हैं। 735 ईस्वी में दंती दुर्ग ने इस साम्राज्य की नींव रखी और फिर उनके बाद आए कृष्ण प्रथम। यही वो राजा थे जिन्होंने 756 ईस्वी में इस अविश्वसनीय मंदिर का सपना देखा और इसका काम शुरू करवाया, और देखते ही देखते ये मंदिर उनके शासन की सबसे बड़ी पहचान बन गया। लेकिन राष्ट्रकूटों की कहानी सिर्फ पत्थरों पर ही नहीं उकेरी गई। उनकी विरासत कैलाश की चट्टानों की तरह ही गहरी और मजबूत है, और ये विरासत शब्दों में भी बुनी गई थी। बात करते हैं राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष प्रथम की। उनकी शोहरत भारत से भी कहीं दूर तक फैली हुई थी। जरा सोचिए, एक अरब सौदागर सुलेमान जब भारत आया तो उसने लिखा कि अमोघवर्ष दुनिया के 4 सबसे महान राजाओं में से एक है। उसने उनकी तुलना उस दौर के बगदाद के खलीफा, कॉन्स्टेंटिनोपल और चीन के सम्राटों से की थी। वजह साफ थी, अमोघवर्ष सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे खुद एक बहुत बड़े विद्वान और कला साहित्य के संरक्षक थे। और ये स्लाइड उनकी इसी दोहरी विरासत को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ है पत्थर में गढ़ी गई वो शानदार कलाकृति कैलाशनाथ मंदिर, और दूसरी तरफ है शब्दों की विरासत, कन्नड़ भाषा की पहली काव्य रचना कवि राजमार्ग, जिसे लिखने में खुद राजा अमोघवर्ष का बहुत बड़ा योगदान था। उनके शासनकाल को कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण युग या ऑगस्टन एज भी कहा जाता है। उन्होंने आदि कवि पंपा जैसे महान कवियों को संरक्षण दिया। पंपा का काम उस समय के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी था। उन्होंने महाभारत जैसी बड़ी कहानी को विक्रमार्जुन विजय के नाम से कन्नड़ में लिखा, वो भी एक जैन नजरिए से। यह सिर्फ एक अनुवाद नहीं था, ये तो संस्कृति का एक नया मील का पत्थर था। इन्हीं कवियों ने कन्नड़ साहित्य को एक नई पहचान दी। तो चलिए अब राष्ट्रकूटों के योगदान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूरे एलोरा कॉम्प्लेक्स पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि एलोरा का मतलब सिर्फ कैलाशनाथ मंदिर नहीं है। ये तो कई अलग अलग धर्मों और आस्थाओं का एक संगम है, जिसे चट्टानों में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया है।
ये चार्ट उस दौर की धार्मिक सहनशीलता की एक कमाल की कहानी बताता है। यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 17 हिंदू, 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म को समर्पित हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि उस समय अलग-अलग विचार और मान्यताएं एक ही जगह पर एक साथ शांति से फल फूल सकती थीं। तो आइए एक छोटी सी सैर पर चलते हैं। बौद्ध गुफाओं में है विश्वकर्मा गुफा, एक बहुत बड़ा प्रार्थना हॉल जिसकी छत को इस तरह तराशा गया है कि देखकर लगता है मानो ये लकड़ी की बनी हो। फिर हिंदू गुफाओं में है रावण की खाई, जहां की मूर्तियां पौराणिक कथाओं को जैसे जिंदा कर देती हैं। और आखिर में जैन गुफाओं की इंद्र सभा, जिसकी बारीक नक्काशी और शांति एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं, एक शक्तिशाली साम्राज्य, उनका तराशा हुआ मंदिर और उनके समय में लिखा गया साहित्य, तो एक बहुत ही साफ तस्वीर सामने आती है। ये एक ऐसी विरासत की कहानी है जिसे हमेशा हमेशा के लिए बनाया गया था। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? राष्ट्रकूटों ने ये साबित किया कि एक साम्राज्य की असली ताकत सिर्फ उसकी फौज या जमीन से नहीं होती। असली ताकत तो उस कला और संस्कृति में होती है जिसे वो अपने पीछे छोड़ जाता है। कैलाशनाथ मंदिर आज भी खड़ा है और कन्नड़ साहित्य आज भी पढ़ा जाता है। ये दोनों ही उनकी महानता की गवाही देते हैं, उनके साम्राज्य के खत्म होने के सैकड़ों साल बाद भी। राष्ट्रकूटों ने हमें ये दिखाया कि साम्राज्य तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन कला और विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज से सैकड़ों साल बाद जब लोग हमारे समय को देखेंगे, तो हमारी छोड़ी हुई ऐसी कौन सी विरासत होगी जो वक्त की हर परीक्षा पर खरी उतरेगी।